हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब आपको दिखाएंगे पंकज का पंच। पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है, कई इलाके बाढ़ में डूबे हुए हैं, लेकिन चर्चा सुशांत के मौत की है। बहस मौत की जांच को लेकर है। बॉलीवुड के घरानों से निकलकर बात अब खास लोगों को बचाने और निपटाने की है। कुछ के टारगेट पर ठाकरे की सरकार भी है। तो पंकज का पंच में बात सुशांत सिंह राजपूत के बहाने जांच वाली राजनीति की लड़ाई की। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। मौत हमेशा अपने साथ मातम लेकर आती है, लेकिन अगर मौत सवालों के कफन में लिपटी हो तो मामला थोड़ा पेचीदा और टेढ़ा हो जाता है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में हुआ कुछ ऐसा ही। सुशांत की मौत कैसे हुई, किस हालात में हुई, वो मामला आत्महत्या का था या फिर हत्या का, ये सब अभी जांच का विषय है। मौत की जांच सीबीआई को सौंपी जाए, उसको लेकर जिस तरह की राजनीति हुई वो मेरे मन में कई सवाल पैदा कर गया। आज पंकज का पंच में मैं बात उसी की करूंगा। सुशांत की मौत की सीबीआई जांच हो, ये बात क्या सुशांत के घर वालों को इंसाफ दिलाने के लिए की गई या फिर सिर्फ राजनीति में रोटी सेकने के लिए? सच के आसपास वाला झूठ पकड़ना मुश्किल होता है। सुशांत फिल्मी थे। 14 जून के मौत के बाद से उनकी मौत की कहानी भी पूरी फिल्मी हो गई। ये फिल्मी कहानी बॉलीवुड के किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। रोज नए किरदार उसमें सामने आते हैं, रोज नई बात सामने आती है और कहानी रोज एक नया ट्विस्ट और टर्न ले लेती है। विलेन की तलाश है और विलेन को ढूंढने के लिए सीबीआई नाम का टॉर्च लेकर देश के नेता एक्टिव हो गए हैं। मामले में सीबीआई की एंट्री हो, इसके लिए देश के 2 राज्यों की पुलिस भी आपस में एक दूसरे से भिड़ गई। यहाँ तक की कहानी आप जानते हैं। इस पूरी फिल्मी पटकथा में अब तक आपने मुंबई पुलिस को नकारा बनते और सीबीआई और ईडी को एक्शन में आते देखा, लेकिन इन तस्वीरों की असली कहानी ये नहीं है। असली कहानी जानने के लिए इन चेहरों से एक एक कर मिलते जाइए। निशिकांत दुबे, बाबुल सुप्रियो, मनोज तिवारी, बीएल संतोष, सुब्रमण्यम स्वामी, नीतीश कुमार, संजय झा, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, नीरज बबलू। कुछ चेहरे अगर छूट गए हों तो माफ कर दीजिएगा। ये सब के सब नेता हैं अपने देश के। सबको इंसाफ चाहिए और इनके हिसाब से इंसाफ का तराजू बस एक एजेंसी के पास है, नाम है सीबीआई। लेकिन असली बात ये नहीं है, असली बात कुछ और है। जनता के मन में एक आक्रोश और एक अविश्वास पैदा हो रहा है कि इसकी जांच ठीक से हो रही है या नहीं। कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये बात तो सच्चाई है कि सीबीआई से बड़ा कोई एजेंसी है भी नहीं। मैंने आग्रह किया था कि सीबीआई के पास ये केस दे देना चाहिए। पता नहीं किस मजबूरी में, किसको बचाने के लिए इन लोगों ने ये कदम उठाया। सीबीआई और ईडी के खेल के पीछे है शुद्ध देसी राजनीति, विरोधियों को निपटाने की रणनीति। सच पूछिए तो सुशांत की मौत तो बस एक बहाना है। सियासत में एक चेहरा चाहिए, एक मुद्दा चाहिए, एक वजह चाहिए, एक नाम चाहिए। सुशांत की मौत में सियासत को वो सब कुछ मिल गया है। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बारे में जिस प्रकार की राजनीति बिहार की सरकार और दिल्ली में हो रही है, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है महाराष्ट्र के खिलाफ। मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे एक नया स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं, पटकथा। वजह क्या है कि वो चाहते हैं उस मामले का जो असली सच है वो छुपाया जाए, रहस्य छुपाया जाए। सुशांत की मौत कैसे हुई हर कोई जानना चाहता है। अधिकतर लोगों को लगता है दाल में कुछ काला है, लेकिन बीजेपी को तो पूरा मामला ही गड़बड़ लग रहा है, यानी पूरी की पूरी दाल काली है। पार्टी के सभी नेता एक सुर में हैं। पटना से लेकर मुंबई तक सब यही कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस कुछ छिपा रही है, लोगों को बचा रही है। ये लोग ताकतवर हैं, इनके दम से महाराष्ट्र की सरकार चलती है।
कुछ तो ठाकरे परिवार पर भी उंगलियां उठा रहे हैं। कहा जा रहा है कि सुशांत को मारा गया, उन्हें सुसाइड करने के लिए मजबूर किया गया। उद्धव के विरोधियों का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार के इशारे पर मुंबई पुलिस सारे गुड़ गोबर करने में लगी है, सबूत मिटा रही है, इसीलिए सीबीआई जांच जरूरी है। उद्धव ठाकरे कांग्रेस के पाले पोसे बॉलीवुड माफिया के दबाव में हैं, इसलिए सुशांत मामले में जिम्मेदार सभी तत्वों को बचाने पर तुले हैं। कांग्रेस बिहार की जनता को क्या मुंह दिखाएगी? अब बिहार के बेटे सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के लिए मुंबई पहुंची बिहार पुलिस को मुंबई पुलिस का सहयोग नहीं मिल रहा है। बिहार पुलिस की एक अपनी धारणा होगी, मुंबई पुलिस की एक अपनी बातें होंगी। तो अगर मल्टीपल एजेंसीज अगर इन्वेस्टिगेट करें, उससे बहुत बेहतर है कि कोई एक सेंट्रल एजेंसी इन्वेस्टिगेट करें। तो मैंने आग्रह किया था कि सीबीआई के पास ये केस दे देना चाहिए। कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसके पीछे क्या फैक्ट आप देखते हैं? इसके पीछे क्योंकि सीबीआई में ये बात तो सच्चाई है कि सीबीआई से बड़ा कोई एजेंसी है भी नहीं, तो इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि बाकायदा अगर कोर्ट मॉनिटर द्वारा जांच होगी तो निष्पक्ष जांच होगी और समय के अंदर जो है पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। बीजेपी और सहयोगी पार्टियों के नेता सीबीआई जांच की मांग एक बार करके चुप नहीं हो जाते, उन्होंने तो बस रट ही लगा डाली है। मामला सबको समझ में आने लगा है। सुशांत की मौत जब हुई तो शुरू में बॉलीवुड के कैंप और नेपोटिज्म की चर्चा हावी रही, लेकिन जैसे ही सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के बहाने संजय राउत और फिर दिशा सालियन के बहाने आदित्य ठाकरे का नाम सामने आया, सुशांत की मौत 100% राजनीतिक मामला बन गई है। इतने लंबे समय तक महाराष्ट्र सरकार के द्वारा न्याय को रोके जाने की जो कोशिश की है, वो सदा सदा के लिए वर्तमान महाराष्ट्र सरकार पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा गया है। पता नहीं किस मजबूरी में किसको बचाने के लिए इन लोगों ने ये कदम उठाया। उससे जुड़ी एक और मृत्यु हुई दिशा सालियान की। मैं बहुत व्यथा के साथ ये बोलना चाहता हूँ, आगे जो होगा मैं समझता हूँ कि इसमें जो भी लोग हैं वो निश्चित रूप से सीबीआई इंक्वायरी में उनके तक, उनके गिरेबान तक पहुंचेगी ही कानून के हाथ। पूरे प्रकरण में महाराष्ट्र सरकार और ठाकरे परिवार पर इस कदर निशाना साधा गया कि आखिरकार आदित्य ठाकरे को एक बयान जारी कर कहना पड़ा कि मामले में गंदी राजनीति हो रही है। वहां के गृह मंत्री अलग सफाई दे रहे हैं कि अभी हमारा मुंबई पुलिस बड़े प्रोफेशनल तरीके से, बड़े सही तरीके से उसकी जांच कर रही है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आएगा उसके हिसाब से हम आगे जाएंगे। लेकिन राजनीति के मकड़ जाल में महाराष्ट्र सरकार को शामिल करना था तो केस को महाराष्ट्र पुलिस के हाथों से छीनना जरूरी थी। वैसे जानता तो हर कोई है कि सीबीआई ने आज तक कितने तीर मारे हैं। खैर, ऐसे में एंट्री होती है बिहार पुलिस की, जिसकी कमान आजकल गुप्तेश्वर पांडे जी के हाथों में है। जब से सुशांत मामला उछला है, पांडे जी सुपर डुपर एक्शन में। खुद कहते हैं सबसे पहले सांत्वना संदेश लेकर सुशांत के परिवार के पास वो खुद गए थे। उस दिन सबसे पहले आप पता करिए कि सुशांत के पिता से मिलने कौन गया था। उस समय तो हम लोगों को मालूम नहीं था कि ये घटना क्या मोड़ लेगी और क्या आगे आगे होगा, इसमें कितने पेच हैं। लेकिन सबसे पहले मिलने मैं गया था। और मैं क्यों गया था? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का शोक संदेश लेकर गया था, उनकी तरफ से उनका प्रतिनिधि बन करके गया था। पांडे जी किसी मजे हुए राजनेता की तरह आजकल रोज अलग अलग चैनलों पर बैठते हैं और बताते हैं किस तरह महाराष्ट्र पुलिस उनके साथ, बिहार पुलिस के साथ और सुशांत के परिवार के साथ अन्याय कर रही है। हद करते हैं पांडे जी, आपके कंधे पर जो बैज लगा है उसमें कहीं से भी किसी प्रादेशिक पुलिस का बिल्ला नहीं लगा है। उस पर लिखा है आईपीएस यानी भारतीय पुलिस सेवा। सरकार चाहती तो क्या पता आप भी महाराष्ट्र में देश को अपनी सेवा दे रहे होते, लेकिन आप जानते हैं कि बात ऐसी नहीं होगी। इसीलिए आप भारतीय पुलिस की सेवा कम और अपने सपनों की सेवा करना ज्यादा जरूरी समझने लगे। गुप्तेश्वर पांडे नेता बनना चाहते हैं। वे कानून के रखवाले नहीं, अब कानून बनाने वाला बनना चाहते हैं। साल 2009 में उन्होंने आईपीएस की नौकरी से वीआरएस ले लिया था। वे बक्सर से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन टिकट का मामला जम नहीं पाया।
फिर नीतीश कुमार की मदद से वे वापस पुलिस सेवा में आ गए। अब उनकी नौकरी कुछ ही महीनों की बची रह गई है। बिहार में नीतीश की सरकार है और जल्द ही विधानसभा चुनाव है। अब आप समझ ही गए होंगे, मुझे कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। सुशांत मामले में बिहार में जांच करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन बिहार की सरकार कितनी हरकत में है उसकी एक झलक देखिए। बीते शुक्रवार की रात जब कोझिकोड में बड़ा विमान हादसा हुआ, उसी वक्त पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी मुंबई से पटना पहुंची थी। जानते हैं उनकी अगवानी करने के लिए कौन पटना एयरपोर्ट पहुंचा था? कोई और नहीं बल्कि खुद डीजीपी साहब। ये विनय तिवारी वही अफसर हैं जो सुशांत मामले की जांच के लिए पटना से मुंबई भेजे गए थे और जिन्हें बीएमसी ने क्वारंटीन कर लिया था। इसे लेकर बिहार सरकार के मुख्यमंत्री से लेकर अफसरों ने खूब हायतौबा मचाई थी। उन्होंने ऐलान कर दिया कि आपको नहीं देंगे ना, काम नहीं करने देंगे ना, आपको एफएसएल रिपोर्ट नहीं देंगे, पीएम रिपोर्ट नहीं देंगे, आपको मेडिकल लीगल एविडेंस कुछ भी नहीं देंगे, आपसे कुछ हम शेयर ही नहीं करेंगे, बात ही नहीं करेंगे, काम करना ही नहीं देंगे, अनुसंधान करना ही नहीं देंगे। और आईपीएस अफसर भी भेजिएगा तो उसको वही हाल करेंगे, क्वारंटीन कर देंगे। अब तो किसी और को भेजेंगे, उसको भी क्वारंटीन कर लोगे आप। रात में मिडनाइट में जाकर के ठप्पा ला के कैदी की तरह बोलते हो कि अब आप बाहर नहीं निकल सकते। तो सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने जो एफआईआर दर्ज किया था, उसकी जांच के लिए जब बिहार पुलिस गई है मुंबई, तो महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस कोई सहयोग नहीं कर रही है। बिहार में हर पार्टी और हर नेता सुशांत की मौत को बिहार के सेंटिमेंट से जोड़ना चाहता है। क्या याद है आपको, सीबीआई जांच की मांग सबसे पहले किस नेता ने की थी? चिराग पासवान, तेजस्वी यादव और निशिकांत दुबे ने। चिराग पासवान इसी बहाने नीतीश कुमार पर भारी पड़ना चाहते थे और तेजस्वी को लगा कि मामला बिहारी सेंटिमेंट का है और आगे चुनाव भी तो है। जो एफआईआर हुआ है, उनके पिताजी ने जो एफआईआर किया है, हम लोग सब लोग चाहते हैं कि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। और जाहिर सी बात है, हम पहली बार जो है उनसे मिले थे जब ये हादसा हुआ था, जब वो बॉम्बे से लौटे थे। सुशांत सिंह जी के पिताजी से और उनकी जो बहन है उनसे हमारी मुलाकात हुई थी। उस समय भी हम लोगों ने विश्वास दिलाया था कि आपको जो भी संभव मदद होगा हम लोग करेंगे। लेकिन दुख इस बात का है कि बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं वो अब तक उनके परिवार से, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से नहीं मिले, संवेदनाएं भी नहीं प्रकट की उन्होंने। मैं बिहार सरकार से मैं आग्रह करूंगा और इसी चिंता की वजह से मैंने माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे जी से भी मैंने दो बार मैंने उनसे बात की, उनको पत्र भी मैंने लिखा और उस वक्त मैंने आग्रह किया था कि सीबीआई के पास ये केस दे देना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार के मन में कुछ और चल रहा था। शेर पर सवा शेर, इसी फार्मूले पर नीतीश बाबू ने सबको चित कर दिया। बिहार में महीने भर से बाढ़ है, लाखों लोग बेहाल हैं, कोरोना से लोग मर रहे हैं, अस्पताल में इंतजाम नहीं है, 4 महीने में 3 बार स्वास्थ्य सचिव बदलना पड़ा। नीतीश मौन व्रत पर रहे। जैसे ही सुशांत का मामला आया, वे पूरे फॉर्म में आ गए। सेंटर से तालमेल बना ही था, बाकी काम सियासत ने कर दिया। उनके साथ जो कुछ भी हुआ है ये ठीक नहीं है, ये बातचीत करेंगे। बीजेपी और जेडीयू के बीच कभी ऐसा मनमोहनी तालमेल देखा था आपने? 15 सालों में सुशांत सिंह की मौत ने दोनों पार्टियों के बीच की सारी गांठें खोल दी हैं। नीतीश की पार्टी जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह भी राजपूत हैं और तेजस्वी की पार्टी आरजेडी के जगदानंद सिंह भी उसी बिरादरी की है। बस कोशिशें इस बिरादरी के हिमायती और रहनुमा बनने की शुरू हो गई है। एक दौर था जब राजपूत वोटर लालू यादव के साथ हुआ करते थे। रघुवंश नारायण सिंह जैसे नेता आज भी हैं, लेकिन 2005 के बाद सारा भ्रम टूट गया। अब ठाकुर वोटर बीजेपी के साथ हो गए हैं। उद्धव ठाकरे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सुशांत सिंह राजपूत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सुशांत सिंह राजपूत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पटना पुलिस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लेकिन अब बिहार में सिर पर चुनाव है। कोई भी पार्टी इस मुद्दे को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। ठाकुर वोट को रिझाने के लिए वो हर जतन करना चाहती है ताकि लगे सुशांत के बहाने उस बिरादरी के सबसे बड़े हितैषी वही हैं।
इसीलिए सुशांत के मौत के बाद पटना में उनके घर जाने में कोई चूकना नहीं चाहता था। नेताओं की लाइन लग गई। रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी से लेकर मनोज तिवारी तक हर कोई हो आए। बात पटना तक ही नहीं रुकी। सुशांत के पिता अपनी बेटी के पास गुरुग्राम पहुंचे तो हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने भी उनका हालचाल जाना। सुशांत को लेकर देश अशांत है। उनकी कहानी अब घर घर की कहानी बन चुकी है। इस मामले पर बिहार में हर पार्टियां एक हैं। खासतौर से वो लोग जो कभी सीबीआई को पिंजड़े में बंद तोता कहते थे, अब उनके लिए सीबीआई ब्रह्मास्त्र बन चुका है। इस ब्रह्मास्त्र के जरिए वो किसी भी वीआईपी के गर्दन तक उनके हाथ पहुंच सकते हैं। और मुझे तो लगता है कभी कभी कि टारगेट पर कहीं महाराष्ट्र की हिचकोले खाती उद्धव ठाकरे की सरकार तो नहीं है। हो भी सकता है। राजनीति की गुत्थियां बड़ी उलझी हुई होती हैं, जलेबी की तरह। बिहार में तो जो होना है वो होगा ही। वैसे भी बिहार में बाढ़ से लोग बेहाल हैं। सत्ता के गलियारों में जो भी वीआईपी है, उनके घर से लेकर ऑफिस तक महात्मा गांधी की तस्वीर जरूर लगी रहती है। गांधी के नाम पर वो कस्में खाते हैं, शपथ लेते हैं जन सेवा की, जनता जनार्दन के सेवा की। लेकिन होता कुछ और है। हम आज उस चंपारण की धरती पे हैं जिस धरती ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बनाया। आप पूछेंगे वो कैसे, तो आपको मैं कुछ सालों पहले 1917 में लिए चलता हूँ। यहाँ पर तब अंग्रेजों का राज हुआ करता था। किसान बहुत परेशान थे। उन्हें जबरन उनसे नील की खेती करवाई जाती थी। 3 कठिया सिस्टम था जिसमें से 15% जमीन पर उन्हें जबरन नील की खेती करनी पड़ती थी। 42 तरह के टैक्स देने पड़ते थे। किसानों का हाल बहुत खराब था। महात्मा गांधी यहाँ आए, किसानों की मदद की और अंग्रेजों को किसानों के सामने, चंपारण के किसानों के सामने आखिरकार झुकना पड़ा। उन्हें मुक्ति मिल गई उस अत्याचार से जो अंग्रेज किया करते थे। आज इतने सालों बाद बिहार में, इस इलाके में जहां 2 जिले हैं, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, इस इलाके के लोगों के लिए हर साल बाढ़ आती है। लेकिन आप आजाद भारत में बिहार के लोगों को हर साल बाढ़ की तकलीफ झेलनी पड़ती है। क्या आज की सरकार बिहार के लोगों को इस बाढ़ से मुक्ति दिला पाएगी? पंकज का पंच में आज इन्हीं सब सवालों से टकराएंगे हम एक चट्टान की तरह और जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। आखिर क्या हो गया है बिहार में यह हाल क्यों है? 103 साल पहले चंपारण के लोगों ने अंग्रेजों की हुकूमत को झुका दिया था। आज उसी इलाके के लोग बेबस हैं, बेकार हैं, मजबूर हैं, अपनी लाचारी को ही अपनी तकदीर मान बैठे हैं। देश को रास्ता बताने वालों के रास्ते में, उनके घर में, आंगन में, खेत में, खलिहान में पानी ही पानी, सिर्फ पानी। कहने के लिए बाढ़ का पानी है, जीवन के लिए जरूरी पानी ने इनकी जिंदगी तबाह कर दी। बिहार में गंडक नदी उफान पर। पिछले कुछ दिनों में आपने बिहार में बाढ़ के कई वायरल वीडियो देखे होंगे। गाड़ियों को डूबते हुए, लोगों को अपनी जान बचाते हुए। इन सब का कनेक्शन मोतिहारी से है और एक ही सड़क से। इसीलिए सबसे पहले हम उसी जगह यानी कुंवारी चौक के पास पहुंचे। मोतिहारी का ये इलाका बाढ़ में डूब गया है। जिस जगह पर हम हैं उसके ठीक बगल में एक पुलिया है। 2017 से ये पुल बन रहा है। इसीलिए क्या किया गया कि मैं जहां पर खड़ा हूं, ये एक डायवर्जन बना दिया गया कि पुल पर से नहीं जाना पड़े, इस डायवर्जन से होकर के लोग आगे की तरफ निकल जाएं। हाल के दिनों में आपने कई वीडियो देखे होंगे जिसमें से बाइक यहाँ इसी जगह से पलट गई, लोग जा रहे थे और फिर लोग डूबने लगे। इसी तरह से एक गाड़ी थी, वो भी ऐसे ही इसी जगह से जब जा रही थी डायवर्जन से, पानी की धार इतनी तेज थी कि वो गाड़ी इसमें फंस गई और फिर वो गाड़ी भी डूबने लगी। मेरे बगल में स्क्रीन पर आप उस वीडियो को देख पा रहे हैं, गाड़ी कैसे डूबी है, फिर बाइक कैसे डूबा है। लगातार इस तरह की घटनाएं इसी जगह पर, डायवर्जन पर हम जहां हैं वहां पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही है। पिछले 4 सालों से पुल खराब है तो बगल में सड़क बना दी गई आने जाने के लिए। गंडक नदी की बाढ़ में ये सड़क डूब गई, फिर गाड़ियों के डूबने का सिलसिला शुरू हो गया। बाइक पर 2 लोग जा रहे थे,
पानी का बहाव बड़ा तेज था। कुछ दूर आगे जाने पर बाइक लड़खड़ाई और देखते ही देखते पानी में बह गई। निकल गाड़ी छोड़ दे यार, गाड़ी छोड़। वहां मौजूद भीड़ ने किसी तरह दोनों लोगों को बचा लिया। सड़क के दोनों किनारों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। बाढ़ के कारण सब बराबर हो गया है, किसी को कुछ दिखता नहीं, इसीलिए सड़क से जाने वाली गाड़ियां डूब जाती, कभी बाइक तो कभी ऑटो तो कभी कभार ट्रक भी। क्या हुआ था उसमें? जो पैसा सदा आ गया था। कैसे क्या हुआ पूरी बात? जी सर, गाड़ी जा रहा था और बाहर आई और एक बाइक दबा दी। 2 दिन पहले जी बाइक दबा दी और राशन का गाड़ी उड़ी दबा दी। प्याज की बोरियों से भरी एक ट्रक जा रही थी। ट्रक चलाने वाले को लगा कि हमारी गाड़ी बड़ी है और इतने पानी में निकल जाएगी, लेकिन उसे गड्ढे का ख्याल ही नहीं रहा। देखते ही देखते पानी में ट्रक ऐसे डूबा जैसे कोई छोटा सा खिलौना हो। ये गाड़ियों के डूबने वाले वीडियो सोशल मीडिया में इतने वायरल हो गए हैं कि पूछिए मत। इसी इलाके में एक आदमी की डूबने से मौत भी हो गई। वो एक आदमी पार कर रहा था, इसी से तेज पानी के बहाव में डूब के, और 3 दिन के बाद आज लाश मिला है। मतलब क्या पैदल जा रहे थे वो? हाँ, पैदल ही जा रहे थे, पार कर रहे इसी रास्ते जी जी जी। बिहार में गंडक नदी का कहर जारी है। गोपालगंज जिले में बांध टूटा तो पूर्वी चंपारण में इस साल गंडक नदी ने सैकड़ों गांवों को अपनी गोद में ले लिया है। हम उस जगह की तरफ चल पड़े जहां बांध टूटा था। कुछ ही देर में घनघोर बारिश शुरू हो गई। दिन में ही अंधेरा सा छाने लगा था। हम किसी तरह आगे बढ़ते रहे, बारिश बंद होने का इंतजार किया, फिर मोटर रोड से भवानीपुर की तरफ बढ़ गए। जो बांध टूटा था भवानीपुर में गंडक नदी के किनारे, वहां अब भी मरम्मत का काम चल रहा है। ये वो हिस्सा है जो बांध अचानक यहां से टूट गया था। ये बात 23 तारीख की देर रात का है। वैसे चर्चा थी और इस इलाके के लोगों में आपस में बातचीत हो रही थी कि नवादा के पास ये बांध टूट सकता है, लेकिन अचानक से उस इलाके में बांध टूट गया जहां पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। ये वो हिस्सा है, देखिए, अचानक से यहाँ भवानीपुर का बांध टूटा। यहाँ वो एक छोर है, यहाँ पे दूसरा छोर है टूटे हुए हिस्से का, और फिर देखते ही देखते पूरे इलाके में, मोतिहारी के इस पूरे इलाके में आसपास में पानी फैल गया। अब इसे संयोग कह लीजिए या फिर कुछ और, बिहार में बाढ़ से बेहाल लोगों की जिंदगी एक जैसी हो गई है। दर्द ने रिश्तेदारी कर ली है सबसे, दुख ने दुख से जैसे बात कर ली हो। गोपालगंज की तरह मोतिहारी में भी बांध तब टूटा जब लोग गहरी नींद में थे। उन्हें क्या पता था कि बाढ़ की तबाही को सुबह का इंतजार भी कबूल नहीं था। पानी के तेज बहाव ने पूरे इलाके को जलमग्न कर दिया। बांध है सो 1904 में बना था। बूढ़ी गंडक नदी है और बूढ़ा आपको एथी भी हो गया है बांध। ना नीतीश सरकार पूछने वाला है, ना आपको पहले वाला पूछने वाला। जी जी, बस यही बहाल है। एक बार बताइए ठाकुर जी, जब पानी आया उस वक्त क्या आलम था? आलम क्या, हम लोग तो करीब 8-9 बजे रात तक हम लोग घूमे हैं, ठीक है, 8 बजे 9, लेकिन हम लोग को शंका था कि कहीं बांध टूट जाएगा। ये शंका था। 12 बज के कुछ मिनट पर मैंने जी से 12 बज के कुछ मिनट पर हम लोग को पता चला, फोन हुआ। उसके बाद से जो जहाँ था सो अपना अपना पेटी लोटा परिवार लेकर कोई छत पर गया, कोई भागने लगा, कोई गाड़ी का व्यवस्था किया, वैसे यहाँ पर सब लोग भागने लगा। एक बात बताइए, आप तो कई सालों से वोट डाल रहे होंगे, लालू जी को भी देखा, नीतीश जी को भी देखा, हर बार बाढ़ आती है। जी सर, अब क्या करिएगा? जो हम लोग तो भुगत रहे हैं, उनकी बारी हो या इनकी बारी हो, हम दोनों की बारी हो, या तेजस्वी जी हो या नीतीश जी हो, हम लोग तो झेल रहे हैं। और लेकर चलिए पूरे चुनाव के लिए तैयार हैं क्या आप लोग? वो तो होगा ही, वो तो होना ही है। बिहार में बाढ़ से जो इलाके डूबे हैं, वहां के किसानों का हाल तो मत पूछिए। वे जीवन भर कर्ज में ही डूबे रहते हैं। आखिर क्या करें, हर साल एक फसल तो बर्बाद ही हो जाती है। 60 साल में सर हर साल बाढ़ आती है, तो 74 का बाढ़ जो आया हुआ था वो जो है सो बाढ़ बहुत बड़ा था। हर साल कितने दिन आप लोगों को ऐसे ही झेलना पड़ता है?
ये जो है सो हम लोग बांध के इस किनारे हैं, हम लोगों को बाढ़ से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन जो बांध के जो अंदर जो है उन्हीं को इफेक्ट पड़ता था। लेकिन बांध के टूटने के कारण ये हम लोग इस बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। यही बात तो है। घर का क्या हाल चाल है? हाँ, घर तो सर यही था कि 1 बजे रात में हम लोग घर छोड़ करके भागना पड़ा। किसी ने लिखा है, जी चाहता है सच कहे, लेकिन क्या करें, हौसला नहीं होता। कल्पना ने ये हौसला तो किया, लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद दर्द आंसू बनकर छलक आए। कल्पना को बाढ़ में घर छोड़ने का मौका नहीं मिला। घर में चारों तरफ पानी ही पानी है। बच्चों संग अपने मकान के छत पर ही रहती हैं। बारिश हुई तो नीचे आ जाती हैं। कहती हैं सब लुट गया। घर में बच्चे, खाना पीना, ये सब कैसे मैनेज करती हैं? क्या बताएं, हम तो लोग तो पानी आया तो कहीं भाग के और चले गए। अभी अब घर में है? अभी आए हैं फिर घर में। सामान सबका क्या हाल है? चूंकि आप तो सब बर्बाद हो गया, सारे सामान बर्बाद हो गया। कभी ऐसा देखा था आपने? कभी नहीं देखे जैसे। कल्पना के पति पिंकू जरूरत पड़ने पर घर से बाहर जाकर खाने पीने का सामान लाते हैं। महीने भर पहले 2 गाड़ियां खरीदी थी, बाढ़ ने सब डुबो दिया। मेरा 2 गाड़ी अभी 1 महीना पहले गाड़ी लिए थे। गाड़ी आपने नई खरीदी? जी, वो गाड़ी भी मेरा बिल्कुल डूब गया, बहुत सारा नुकसान है। मोतिहारी का भवानीपुर गांव तबाही का दूसरा नाम बन चुका है। आसपास का पूरा इलाका पानी में डूब गया है। हालात ये हैं कि लोगों को बचाने के लिए इलाके के डीएम और एसपी तक को उतरना पड़ रहा है। मोतिहारी में एक बुजुर्ग गले तक पानी में फंसे थे। नदी के तेज बहाव में बह जाने का खतरा था। एक पेड़ को पकड़कर जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये बात पता चली तो एनडीआरएफ के मोटर बोट से डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंचे। सर, हम लोग बचाव कर रहे थे और ग्रामीणों को बाहर निकाल रहे थे, हम लोग गांव में फंसे लोगों को। तो उसी दौरान हमारे लोग को पता लगा, उसमें डीएम सर और एसपी सर भी थे हमारे साथ बोट में। तो हमारे को पता लगा कि कोई बुजुर्ग डूब रहे हैं। तो देखे वो पेड़ में लटके हुए थे, तो हमने उसको बोट को वहाँ पे लगाया और उनको उनके नजदीक ले गए। बोट को उनको नजदीक ले गए और उनको रेस्क्यू किया। बिहार में बाढ़ की तबाही, अपनों के बिछड़ने का दुख, ये हर साल का रोना है। बिहार के 12 जिलों में करीब 40 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। हंसते खेलते परिवारों को बाढ़ ने सड़क पर ला दिया है। कबीर ने कहा था कि चींटी के पांव में नेवर बाजे तो भी साहिब सुनता है, क्या तेरा साहिब बहरा है रे भाई। यानी चींटी, छोटी सी चींटी, उसके पांव नेवर का मतलब घुंघरू, उसके पांव में घुंघरू बजते हैं तो भी ईश्वर सुन लेता है। लेकिन क्या तेरा साहिब बहरा है रे भाई। जी हाँ, बिहार में हर साल बाढ़ से बेहाल होने वाले लोगों के लिए उनका साहिब यानी सरकार, बिहार की सरकार बहरी हो गई। हर साल बाढ़ आते हैं, हर साल तबाही होती है, हर साल वही मुसीबतें, लेकिन उनकी सुनने वाला शायद वो सरकार यानी साहिब नहीं है। पिछले 15 सालों से नीतीश कुमार की सरकार है। इस दौरान बाढ़ नियंत्रण पर करीब 8,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। राज्य में बांधों की कुल लंबाई 3700 किलोमीटर है। हर साल बांध बनते हैं, टूट जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, करोड़ों रुपए भी साथ बह जाते हैं। नेपाल में भारी बारिश और फिर वहां से निकलने वाली नदियों में उफान आ जाने से बाढ़ आ जाती है। हर बार बिहार सरकार का इसी बात का रोना है। लेकिन बिहार और यूपी में एक बात कॉमन है, नेपाल से नदियां यूपी में भी आती हैं, लेकिन इस बार वहां बाढ़ में ऐसे हालात नहीं बने जैसे बिहार में बदहाली है और जिस तरीके से बिहार में उफनती नदियों ने कहर बरपा रखा। बिहार में ही एक छोटे से जिले मधुबनी में बाढ़ से बचने की कोशिश जो की गई उसके नतीजे साफ साफ दिख रहे हैं। पिछले ही साल वहां 12, 1-2 नहीं 1 दर्जन बांध टूट गए थे, लेकिन इस बार हालात वहां काबू में है। वो कैसे हुआ देखिए। मिथिलांचल का मधुबनी जिला इस बार बिहार में बाढ़ प्रभावित जिलों की लिस्ट से बाहर है। इसे चमत्कार ही समझिए। बारिश से पहले लॉकडाउन के समय ही कई नहरों की सफाई हुई।
इनमें से रेत हटाए गए, फिर उन बांधों पर लोहे की दीवार खड़ी की गई जिसके टूटने का खतरा रहता है, खास तौर से उन जगहों पर जहां बांध के ठीक सामने गांव बसे होते हैं। अगर बांध टूट भी जाए तो फिर पानी गांव के अगल बगल से निकल जाए, ये फार्मूला हिट रहा। IIT रुड़की के इंजीनियरों ने ऐसा करने का सुझाव दिया था। मुख्यमंत्री भी जी जब गए थे अभी जयनगर, वो भी जाकर के उस टेक्नोलॉजी को देखे और हम लोगों को लगता है कि बड़ा ही इफेक्टिव टेक्नोलॉजी हो गया। पिछली बार कमला में टूटा था तो IIT रुड़की के को हम लोगों ने काम दिया था कि एक स्टडी करके देने के लिए क्या कर सकता है। तो प्रोफेसर नयन शर्मा जो IIT रुड़की का है, उन्होंने पूरा स्टडी कमला का किया था। उन्हीं का ये सुझाव भी था। जब देश में राम नाम की धूम मची है, बिहार के लाखों लोग बेघर और बेहाल हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक छोटी सी कोशिश ने मधुबनी को बाढ़ की तबाही से बचा लिया, तो क्या पूरे बिहार को बाढ़ की तबाही से नहीं बचाया जा सकता है? नीति के साथ बस नीयत ही तो होनी चाहिए। अगर बिहार सरकार पहले से सतर्क रहती, लोगों का ख्याल रखती, तो शायद आज बिहार के लाखों परिवार सड़क पर नहीं होते। पर दुख तो इसी बात का है कि ऐसा होता नहीं है। पंकज का पंच में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते इसी समय यानी रविवार शाम 6 बजे आप सबसे मुलाकात होगी एक और नए पंच के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।